गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 7 देखेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री, जहां हमारा अध्याय है देसी जनता को सभ्य बनाने और राष्ट्र को शिक्षित करना। आइए इसे देखते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चली, या फिर कहें चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावे फारसी भी सीख चुके थे। आप यहाँ विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके दोस्त की है और विलियम जेम्स खुद हैं वो। माफ कीजिएगा, विलियम जोन्स। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और सांस्कृतिक काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस, कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आप यहाँ एक हेनरी थॉमस कोलब्रुक की एक देख सकते हैं, इनकी एक बनाई गई है एक, ये कह सकते हैं एक शिल्प है और वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। तो हमें उस समय भी देखने को मिल सकता है जो अंग्रेज थे उन्हें भी धार्मिक ग्रंथों में रुचि थी और काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि विद्वान भी थे बने इस हमारे जो भाषा है, हमारी कल्चर है संस्कृत की। जोन्स और
कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों के प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों को भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन और प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना किया जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी और अंग्रेज देसी जनता और दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ मदरसा का कुछ मतलब देखते हैं। मदरसा का मतलब है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान नहीं हो सकता। आपने कभी अपने जीवन काल में अपने घरों में या कहीं अपने घर के आसपास स्कूलों में या कहीं जाते होंगे तो वहाँ सुनते होंगे मदरसा के बारे में। शायद अब आपको पता होगा कि मदरसा क्या थी और कैसे इनका नाम कहाँ से पड़ा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। आइए इस चित्र को देखते हैं। चित्र 3 वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक है ये, और रिचर्ड वेस्ट मॉकोट 1830। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में आप यह देख सकते हैं इस चित्र को। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में अच्छावादी किस तरह सोचते थे। आप इनकी तस्वीर से एक जायजा ले सकते हैं कि उनकी सोच की संस्कृति क्या थी और कैसे सोचते थे। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग की एक भव्य प्रतिमा है जो अच्छावादियों की भी भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित हैं और दूसरी तरफ नीचे बैठे हुए मुंशी दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन्हें देख रहे हैं गौर से? और हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते हैं।
जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो आप वहाँ की आप देख सकते हैं कि उस समय यानी कि 1830 के आसपास आप देख सकते हैं कि जो हेस्टिंग थे इनकी क्या सोच थी। क्या ये जो शासन करने ही हमारे भारत आए थे, अगर ये शासन करने आए थे तो इनकी क्या विचारधारा थी, क्या शासन को करने के लिए किस तरह ये सोचते थे, क्या भारतीय संस्कृति को किस तरह विचार में रखना चाहिए, जो उनके हमारे पुराने कल्चर हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृतिक है, उन्हें किस तरह से उपयोग करके एक अच्छा शासन किया जा सकता है। क्या इसमें निगेटिविटी है, क्या इसमें पॉजिटिविटी है, ये आप सोचें और इन्हें पढ़ें और सुनें और आप हमें कमेंट्स में बताएं। आइए आगे देखते हैं। पूरब की जघन्य गलतियां। आइए, 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्रत्ययवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सहती है, माफ कीजिएगा सहती था। इसीलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की वजह ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। 1830 के दशक जब प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था, थॉमस बैडमिंटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में वे विकास से अवगत हो पाएंगे और इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियां, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिंटस यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम
बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे व बनारस संस्कृत कॉलेजों जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण व शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह उस समय कि जैसे ही बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, मदरसे खोले गए और यहाँ तक कि जो शिक्षा में हमारी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें थी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उन्हें बढ़ावा दिया गया और एक ही क्षण उसे किस तरह पीछे किया गया। ये अलग अलग जो हमारे देश के शासन करने आए हुए अंग्रेज थे उनकी अलग अलग सोच थी और जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया गया और पीछे फिर उन्हें उसी स्थिति में अंधकार के अंदर छोड़ दिया गया और फिर बदले में निर्णय को बदलने के बाद अंत में उन्होंने अंग्रेजी भाषा को किस तरह से एक कह सकते हैं कि बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता था। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएंगे और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। आइए स्रोत 2 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इनमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो ये स्रोत में हमने देखा। अब यहाँ हमें गतिविधि करने के लिए कहा गया है। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। अपने
वुड के नीति पत्र के बारे में सुना है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए कि वुड क्या सोचते थे और आपको इससे क्या मिला सोचने और समझने के लिए। चित्र 5 में आप ये 19वीं सदी में बंबई के विश्वविद्यालय की चित्र देख सकते हैं। नैतिक शिक्षा की मांग की जा रही है। यहाँ पे 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रचारक गतिविधियों की विरोध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र में देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने की आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। अब चित्र 6 में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। चित्र 7 कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। और आप इस बात को थोड़ी सी स्पष्ट से जानने की प्रयास कीजिए कि क्या ये चित्र जो आप इसमें देख रहे हैं ये आज भी ऐसा ही है या इनमें कुछ बदलाव आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? आइए देखते हैं। आप चित्र 8 में पहले देख लें कि किस तरह से यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। एक ग्रामीण पाठशाला है ये। यह फ्रांस सॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। यह पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा चलाई प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे और अलग से कक्षाएं लेने और बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना
इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। कुछ पाठशालाएं बरगद के छांव में ही चलती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिरों के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों और ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। अडब ने पाया कि यह लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। आइए देखते हैं इन्हें क्या है ये। 19वीं सदी के माध्यम तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। 1854 की बात है ये। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देख रेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों को काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। यह नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता को प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इस नए नियमों और दिनचर्याओं का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीला होती थी। नई व्यवस्था के लिए अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब के घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चों पढ़ना लिखने ही नहीं चाहता। राष्ट्र शिक्षा की कार्यसूची क्या है? केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों को मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरोध में थे।
महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। आपको अब यहाँ देखने को मिलेगा कि उस समय जो पश्चिमी शिक्षा के बारे में विस्तार करना चाहते थे, उनकी शिक्षा के सुधारकों के बारे में करना चाहते थे, उस समय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या अपनी सोच रखी थी, आइए उन्हें देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय ये हमें और आज के दौर में सुनने को मिल रहा है किताब के जरिए। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर जहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम में आभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने को तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। चित्र 10 में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। यह 1940 की तस्वीर है। ये तस्वीर हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। ये तस्वीर आप उन समय देख सकते हैं। ये टोटली ओरिजिनल तस्वीर है और ये हमें कह सकते हैं कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो आज हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम यूँ ही नहीं कहते हैं कि एनसीईआरटी कोई साधारण बुक है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें को बताई गई है। संस्कृति के शब्दों, संस्कृति के हमारे तौर तरीकों में होने वाली चीज़ें। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस में हमें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों जोर दिया जाता है इन एनसीईआरटीज़ पे, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की वजह केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेने ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। क्या विचार थे उनके, आप सोच ही सकते हैं। सोच 3, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब यह बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना में श्रेष्ठ तत्वों का सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो केवल शिक्षा का अंत है और ना ही उनकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती।
लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह ही शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द क्लैक्विड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी इस एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। चित्र 11 में आप शांति निकेतन देख सकते हैं। एक अच्छा चल रही है, 1830 की दशक की है ये। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पैर और खुली जगह है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इनकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चाहते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाह कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों और काफ़ी प्रभाव किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां के मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वहां अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर आकांक्षता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता और चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 मीटर दूर तक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को अपनी ओर विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की आलोचना के कट्टर आलोचनात्मक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का समीक्षण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग चाहते थे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो और कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र क्या होता है? इस शिक्षा में की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे। चित्र 12 में आप कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी की प्रारंभ
19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल जो है वो खोलने लगे थे। आप देख सकते हैं इस चित्र में। अन्यत्र सभ्य करने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने का आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं था। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या राइसों द्वारा स्थापित की गई थी। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। थॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल के पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों की विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारकों को पढ़ते रहते हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उनका काल में के ज़्यादातर शिक्षक वेदों की मान्यता थे कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रण करना आवश्यक है। सभ्य व्यापक रूप से विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना चाहता था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों और उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? ये आपको करना है क्वेश्चन। आप ये कल्पना कीजिए और बताइए क्या होंगे इसके सही उत्तर। आइए कल्पना करें। एक और प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखें और दोनों क्या कह रहे हैं उसे लिखें। फिर से याद करें, निम्नलिखित को जोड़ें। विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं। इसे आपको मिलाना है और निम्नलिखित में से सही या गलत आपको बताने हैं क्या है इसमें। और आइए विचार करें, इन सभी प्रश्नों को करना है और आइए करके देखें, आपको इन्हें भी करना है। तो आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम अगले अध्याय में मिलेंगे आपको और बताएंगे कि किस तरह की आगे बातें हमारी चली। और आशा करते हैं कि आपको ये ऑडियो जो है सुनने में मदद मिलेगी। हमें बस चीज़ों को समझना और उस पर चिंतन करना होता है और विचरण करना होता है, चाहे वो हम पढ़ के करें चाहे सुन के करें। हमें चीज़ों को हमने आज के दौर में चीज़ों को हम लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाया गया है। तो हमारे किसी तरह हमारी जो शिक्षा है वो बढ़े, चाहे सुनकर बढ़े चाहे लिख कर बढ़े या पढ़ कर बढ़े। आपने देखा होगा इस अध्याय में कि किस तरह हमारे पूर्व के हमारे शिक्षक थे, हमारे गुरुजी थे, वो पेड़ के नीचे में पढ़ना कितना महत्व थे। उस समय तो लिखने की चीज़ें भी नहीं होती थी, तो क्या बच्चे नहीं पढ़ पाते थे? जी बिल्कुल, आज से काफ़ी ज़्यादा अच्छे उस समय ही पढ़ पाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सुनने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। ऐसा नहीं है। और आज के दौर में आपसे तुलना करें तो आपको लगेगा कि सुन के भी शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा आसान होती है। सुन के उसे लिखें या फिर पढ़ के उसे लिखें, बात बराबर होता है। बस चीज़ें हमारे दिमाग में जानी चाहिए और इससे अच्छी चीज़ें विकसित होनी चाहिए।
तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, जहाँ हम एक अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।